हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज है साथियों हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 71, यानी कि पार्ट संख्या 71 है। और दोस्तों इससे पहले कि यदि आपने 70 पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स भी जाकर के देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग को एकदम शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहाँ पर एक हमको फिगर दिया गया है, इस आकृति में इन ऑप्शन के अनुसार बताना है दोस्तों कितने त्रिभुज स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 श्रृंखला का एक शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है कि ये जो दो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, इन दो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से नंबर आएंगे। और दोस्तों इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि एक वेन आरेख का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है चिड़ियाघर, पशु और पक्षी, इनमें से कौन सा आरेख बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी रहने वाले हैं जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली क्लास की। आज से इससे पहले दोस्तों आपको बता दिया जाए कि ये जो अपनी रीजनिंग की क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों याद रखेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें रीजनिंग पूछा जाता है, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, पीओ, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों इनमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है। और दोस्तों मैं वादा करता हूं कि ये जो क्लास है ये आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज आप इस क्लास में पूरा देखेंगे और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अपने हाथ में पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा और आप अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर भी बताइए। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की अगली इंफॉर्मेशन यह है कि दोस्तों यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन आपको क्लास से इंफॉर्मेशन और क्लास से संबंधित नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के अब शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मास्क अगर वायरस से संबंधित है तो हेलमेट किससे संबंधित हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर हमसे कहा है कि मास्क वायरस से संबंधित है तो हेलमेट किससे संबंधित होगा। कहने का मतलब कि दोस्तों जब वायरस होता है, जब जैसे अभी हमने कोरोना वायरस को देखा था, तो जब भी कोई वायरस या संक्रमण फैलता है तो हम क्या करते हैं, अब मास्क का प्रयोग करते हैं। वायरस से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए क्या करते हैं, ये हम मास्क का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हेलमेट का प्रयोग किससे बचने के लिए करते हैं ये बताइए। क्या चेहरा से बचने के लिए, या फिर सड़क से बचने के लिए, या स्कूटर से बचने के लिए, या फिर दुर्घटना से बचने के लिए। आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर बनेगा वो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। देखिए जब कोई वायरस फैलता है, जो कोई संक्रमण फैलता है, तो दोस्तों हम मास्क का प्रयोग करके बच सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, मास्क का प्रयोग करके बच सकते हैं। उसी प्रकार हेलमेट का प्रयोग हम दुर्घटना से बचने के लिए करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को ये लिखा गया है, तो इस सांकेतिक भाषा में अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा ये बताना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए लिखते हैं हम वर्ड को बी आई, उसके उसके बाद आर डी। देखिए दोस्तों इसका हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, सीधा 2 हो जाएगा। उसके बाद आई 9 पर, आर हमारा 18 पर, आगे हो जाएगा डी 4 पर और एस 19 पर हो जाएगा। चलिए इसको लिखा क्या गया है, तो आप कहेंगे 2 को तो लिखा है सर 1, यानी कि ए। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 9 के आगे जे, जे का मतलब होता है सर 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 18, 18 के पीछे क्या लिखा है दोस्तों 17 लिखा गया है, यानी कि क्यू। और इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है ई, ई का प्लेस वैल्यू बनता है 5, और 9 के आगे लिखा गया है 18, सॉरी 19 के
19 का जो कोड है वो 18 यानी कि R लिखा गया है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम लोग गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले -1 हुआ है, अगली वाली में सर +1 हुआ है और अगली वाली में क्या हुआ है, -1 हुआ है। ठीक है, -1 हुआ है, फिर अगले नंबर में +1 हुआ है और लास्ट में हमारा -1 हुआ है। यानी 2 से 1, 9 से 10, 18 से 17, 4 से 5 और 19 से 18। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम अप्रैल का कोड बता देंगे। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ए है, तो ए में जैसे ही हम -1 करेंगे, तो ए में जैसे ही -1 करेंगे जेड से नंबर की शुरुआत होगी। जो हमारा ऑप्शन बनेगा उसकी शुरुआत किससे होगी, याद रखेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर ए लिखेंगे और ए में -1 करेंगे तो जेड से शुरुआत होने वाला सही उत्तर होगा। केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है जेड से शुरुआत, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद चेक कर लेते हैं, चलिए आगे चेक कर लेते हैं। तो ए के बाद क्या लिखा है, पी लिखा है, तो पी में क्या करना है, पी में हमें करना है +1 अब की बार में, तो क्यू हो जाएगा। आगे लिखा है आर, आर में करना है -1, तो क्यू हो जाएगा, तो जेड क्यू की आगे हो जाएगा जे के। ठीक है, इस तरह से सही उत्तर बनेगा ऑप्शन 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है और श्रृंखला का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो श्रृंखला दे रखी है तो ये 2 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए सबसे पहले श्रृंखला को हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आगे दोस्तों 14 हो जाएगा, तो आगे हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और आगे 25 है, 25 के बाद दोस्तों 32 है और 32 के बाद फिर से क्वेश्चन मार्क और 49 दे रखा है। चलिए अगर दोस्तों इसको हम चेक करें, इसको हम देखें तो चल क्या रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 से हुआ है 1, यानी कि 4 से 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 में यदि 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 में +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में दोस्तों हम +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 में +4 करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 में अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले +1 और आगे +2 +3 +4, तो अगला वाला +5 होना चाहिए और 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 14 + 5 होना चाहिए हमारा दोस्तों 19। कितना, 19। और 19 से 2 ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए और डी, बी और सी गलत हो गए। अब इसके बाद 19 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 19 + 6 25, 25 + 7 25 + 7 32 और 32 और +8। ठीक है, 32 + 8, 32 8 कितना होता है सर, 40 होता है। तो इसके बाद 19 के बाद हमारा 40 सही उत्तर बनेगा। 19 और 40 बनेगा दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, पहले में 19 और अगले वाले में 40। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन एक और एमसीक्यू क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में बताना निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, इसको हमें बताना है। अब साथियों इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दे रखा है 3, 2 और 4, तो कहीं ना कहीं जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, जब कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करते हैं, या तो हम लेफ्ट टू राइट या तो दोस्तों अप टू डाउन सॉल्व करते हैं और छोटे से बड़े नंबर को खोजने का प्रयास करते हैं ऐसे लुप्त पद में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगर देखा जाए बड़ा नंबर 10 है, बड़ा नंबर 17 है, बड़ा नंबर 26 है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान भी एक बड़ा नंबर आना है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो यानी कि अब कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। पहली लाइन में 3 2 और कितना है हमारा, 3 2 के बाद दोस्तों 4 दे रखा है, तो क्यों ना पहली 2 का मल्टीप्लाई करें और अगले वाले को जोड़ दें, यानी कि 3 दूनी 6 और प्लस में 4 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा, जो कि आगे नंबर में दे रखा है। इसी प्रकार इनको प्लस में, इनको क्या कर, सॉरी इनको आगे वाली को मल्टीप्लाई और पीछे की 2 संख्याओं को प्लस में, तो 4 तिया का 12 और 12 में दोस्तों 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 17 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 में अगर 6 जोड़ दें, 20 में अगर 6 जोड़ दें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इस संख्या को जोड़ देंगे तो 6 पंचे 30 होगा, 30 में दोस्तों प्लस 7 जुड़ेगा। ठीक है, 30 में 7 जुड़ेगा तो हमारा 37 आ जाएगा। और 37 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखेंगे। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में तो आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको एक नंबर कवर करके आना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से बताना है ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका प्रयोग करेंगे समीकरण संतुलित हो जाए।
तो दोस्तों आपको इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी सर? ट्रिक ये थी कि जो भाग का सिंबल होता है, जो भाग का सिंबल होता है एक ऐसे स्थान पर आना चाहिए जहां पर संख्याएं, आसपास की जो संख्याएं होंगी वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से विभाजित करती हूँ, एक दूसरे को पूर्ण रूप से विभाजित करती हूँ, ऐसा सिंबल आना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में लास्ट में भाग दे रखा है, तो 20 में अगर भाग देंगे दोस्तों 10 से, सॉरी 10 में अगर भाग देंगे 20 से, और यहाँ पर क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा सेकंड लास्ट में बराबर, ठीक है। तो बराबर में ऐसा तो कोई नंबर बनेगा नहीं, यानी कि 1/2, और इन संख्याओं का प्रयोग करके 1/2 ला नहीं सकते, तो ये वाला ऑप्शन गलत, यानी कि इसको एलिमिनेट करना भी सीखिए आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 हमारा नहीं बनेगा, ये गलत हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर भी लास्ट में भाग दे रखा है, तो इसको भी चेक करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये भी एक हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है, 90 बराबर में दोस्तों हमें 10 और आगे माइनस में 19 और आगे गुणा में हो जाएगा 10 और प्लस में दोस्तों क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इस तरह से। तो 90 और बराबर में क्या है 10, 19 10 190, ठीक है, 190 और प्लस में 20। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये संख्या माइनस की आ गई बड़ी, लेकिन यहाँ पर प्लस की है, तो इस विकल्प का भी प्रयोग नहीं होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 हमने चेक किया है ये हमारा क्या है दोस्तों, गलत उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन 3 तो भी गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 का प्रयोग करेंगे तो 90 लिखेंगे, उसके बाद पहले में लिखेंगे भाग, आगे हो जाएगा 10 और फिर से क्या है बराबर है, बराबर के बाद आगे दे रखा है 19 और अगला नंबर प्लस है, और आगे 10 मिलेगा और माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर 10 से भाग देंगे 90 में, तो 10 नमक 90 होता है, बराबर में 19 10 हो जाएगा 29, और 29 में से दोस्तों 20 चला जाएगा, तो 9 बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 बराबर 9 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये किस ऑप्शन से हुई है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 से हुई है। साथियों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर बनेगा। बहुत ही MCQ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों वर्गीकरण का एक शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विषम पद चुनिए। क्या बताना है, विषम पद बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों W90 है, G36 है और M54 है और K24 है, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम लोग, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो भी नंबर है इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, यानी कि हमारा 23 है और 23 का है आगे 90, ठीक है, और यहाँ पर 7 है, 7 का है दोस्तों आगे 36, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो M होता है 13 पर, 13 का है दोस्तों 54, क्या है दोस्तों याद रखेंगे, 13 का 54 है, और K है हमारा 11 पर, 11 का है दोस्तों 24। अब देखिए, अब अगर हम इसको चेक करें तो क्या हम 23 से 90 तक जा सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल जा सकते हैं। यदि 23 में मल्टीप्लाई दोस्तों 4 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए याद रखेंगे, यदि दोस्तों 23 में मल्टीप्लाई 4 कर दें, ठीक है, और कर दें माइनस में 2, 23 चौके 92, 92 में से 2 जाएगा तो 90 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7 से जाना है कहां पर दोस्तों, याद रखेंगे 7 से जाना है 36 पर, तो 7 पंचे 35 और प्लस में 1 कर दें तो 36 हो जाएगा। अभी आप लोग इसको समझिए, ठीक है। आगे क्या है 13, 13 से जाना है 54 पर, तो 13 में अगर मल्टीप्लाई 4 करें और क्या कर दें दोस्तों, प्लस में 2 कर दें, ठीक है, प्लस में 2 कर दें तो हमारा सही उत्तर 54 आ सकता है। इसके बाद 11 है, तो 11 में दोस्तों क्या करना है, 11 में अगर करें मल्टीप्लाई 2 और प्लस में कर दें 2, तो दोस्तों आप कहेंगे इस तरह से कौन सा सर हमें लॉजिक अनुचित लग रहा है, यानी कि विषम लग रहा है। तो दोस्तों अगर बात कर ली जाए इसकी, अगर बात कर ली जाए किस तरह से ये विषम है, तो एक ही लॉजिक लग सकता है, यहाँ पर एक लॉजिक लग सकता है अगर आप गौर से देखेंगे। देखिए पहली वाली में क्या हो रहा है, पहली वाली में माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस जुड़ा है और यहाँ पर भी प्लस जुड़ा है, तो क्या इस तरह से कह सकते हैं कि सर विषम उत्तर है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो साथियों आयोग के द्वारा जो उत्तर माना गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 माना गया है, क्योंकि आयोग ने कहा है कि इसमें संख्या में माइनस हो रहा है, जबकि यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस है, यहां पर भी मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस है, और ऑप्शन नंबर 3 में भी मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस है, लेकिन ऑप्शन 1 में क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इसका उत्तर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। यही एक विषम पद है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई लॉजिक बन रहा है तो आप इसको जरूर सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 7, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विषम पद, ये गलत हो गया, ये पिछले लाइन रिपीट हो गई है पिछले क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है दोस्तों लुप्त पद बताना है। ये जो लुप्त पद दे रखे हैं ये सारे के सारे मिसिंग नंबर्स बताने हैं कि ये डैश के स्थान पर क्या आएगा। चलिए इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों हमने पिछली क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है
तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यानी कि कुल कितने अक्षर स्थित हैं इस सवाल में। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। क्या है दोस्तों 16 हमें यहाँ पर टोटल क्या मिलते हैं, टोटल अक्षर 16 मिलते हैं। और 16 का जो दोस्तों पेयर बनता है वो बनता है 4 × 4 का। कितने का, 4 × 4 का बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 4 को बराबर भागों में इस श्रृंखला को बांट लेते हैं। ठीक है, 4 4 के बराबर भागों में बांट लिया। इसके बाद अब फिल क्या करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें टी यू दिखाई दे रहा है तो टी के बाद यू रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी टी यू है, देखिए यहाँ पर अगर गौर से देखें तो टी यू है और लास्ट में यहाँ पर एस है दोस्तों, तो इसमें क्या रख देंगे हम लोग, एस रख देंगे। तो आर टी यू एस का पेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आर टी यू एस का पेयर। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा आर टी यू एस। तो दोस्तों अब हमारा जो फिल हुआ है वो क्या फिल हुआ है ये याद रखना है। तो सबसे पहले तो हमने आर फिल किया है, उसके बाद दोस्तों एस किया है, उसके बाद यू किया है। तो आर एस यू से उत्तर सही बनना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद आर एस यू के बाद आ रहा है दोस्तों आर, आर एस यू आर, आर एस यू आर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। अब क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा, उसके बाद एस आएगा। तो आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें आपसे घुमा के जो पूछा है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में शब्दकोश के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करें तो तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। देखिए अभी तक हम क्या करते थे, शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करते थे, लेकिन क्वेश्चन में अब की बार कहा है कि शब्दकोश के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि अभी तक अब आरोही क्रम में करते थे, लेकिन अब की बार क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या है, हमें ओ दे रखा है, ओ है और ओ है, यानी कि पहला नंबर कोई चेक नहीं करना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नंबर ऑप्शन नंबर 1 से कौन कौन से नंबर हैं। तो दोस्तों आगे डी है, अगला नंबर क्या है, डी। तो डी आता है हमारा 4 पर। यहाँ पर आर है दोस्तों, आर आता है 18 पर। यहाँ पर सी है तो सी आता है 3 पर, और डी है तो डी आता है 4 पर। यानी कि सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 से तो हमारा पहले स्थान पर आएगा। लेकिन अभी हमें क्या बताना है, अवरोही क्रम में बताना है। किस में बताना है दोस्तों, अवरोही क्रम में। तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, अवरोही क्रम में बताना है तो बड़ा वाला पहले आएगा, बड़ा वाला पहले मतलब बी नंबर पहले आएगा, तो ये पहले स्थान पर हो गया। इसके बाद लास्ट में तो ये आना है, चौथे नंबर पर तो 3 वाला आना है, क्योंकि अवरोही क्रम में सबसे छोटा लास्ट में आता है। इसके बाद अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, यानी कि 9 और 9 दोनों में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अभी पता नहीं चला कौन सा बड़ा है। अब आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यू हो जाएगा 21 पर और यहाँ पर ओ है 15 पर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बड़ा बनेगा ये वाला, यानी कि दूसरे नंबर पर, एक मिनट, दूसरे नंबर पर जो आएगा वो दोस्तों हमारा बनेगा ओडीएम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। और तीसरे नंबर पर दोस्तों जो आएगा वो बनेगा ओडीएस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो पहले नंबर तो ऑप्शन नंबर बी आना है, क्योंकि 18 से शुरुआत है और अवरोही क्रम में पूछा, यानी कि विपरीत क्रम में पूछा है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो तीसरे स्थान पर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। क्या आ जाएगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प नंबर डी तीसरे पर आएगा और इसमें क्या लिखा है, ओडीएस लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्तों, ओडीएस लिखा हुआ है। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 9। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कितने त्रिभुज स्थित हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल आर इन दिस फिगर, ये बताना है। ठीक है, चलिए गिनते हैं, सबसे पहले काउंट करते हैं। इसमें जो ट्रिक होती है ये याद रखना है। ट्रिक क्या है दोस्तों, इसकी ट्रिक ये है, इसकी ये ट्रिक है, कई बार बताई है। इसमें क्या करना है, सीधा नंबर देना है 1 और 2 और दोनों को आपस में जोड़ के लिख देना है। तो कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। ये कैसे ज्ञात किया है, तो अभी गौर से आप लोग देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसको हमने 2 भागों में बांटा, तो एक ट्रायंगल हमें पता चल जाएगा कौन सा वाला, ये वाला। इसको याद रखेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल पता चलेगा। ठीक है, इसके अपोजिट एक ये पता चलेगा। ठीक है, ये 2 पता चल गए। इसके बाद सर अभी बड़ा वाला भी नहीं गिना, यानी कि बड़ा वाला गिनेंगे तो 3 ट्रायंगल टोटल मिलते हैं ऐसी आकृति में। ठीक है, तो 3 ट्रायंगल हो चुके हैं। अब दोस्तों इसमें कितने भी आकृति बना दे, यानी कि एक बिंदु से शुरुआत करके और एक यदि आपका वो है क्या आधार, तो इसमें कितनी भी लाइनें खींच दें तो क्या करना है, सीधा हमें 1 2 और 3 देना है। आधार 1 होना चाहिए, लाइनें एक बिंदु से चाहे जितनी आती हो सीधे नंबर दे देंगे और काउंट करने लगेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। कहां से करेंगे, और यहां से, कहां से, यहां से। इसको देखिएगा, यहां से शुरुआत करेंगे और आधार ये मध्य वाला ही मानेंगे। कौन सा, यही वाला आधार मानेंगे, ये वाला। ठीक है, इसको याद रखेंगे,
इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो काउंटिंग करते हैं, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर। ठीक है, तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और प्लस में 4, टोटल कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 1 2 3 3 3 6 4 10, यानी कि टोटल जो त्रिभुज मिले हैं दोस्तों ऊपर की आकृति में वो 10 मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं? 10। अब कलर कर लेते हैं चेंज और आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये एक आकृति में त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग से त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इनको भी नाम दे देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 और मिल गए। याद रखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज और मिल गए, तो प्लस में 10 में क्या कर देंगे सर? 6 कर देंगे। अभी हमें और भी त्रिभुज दिखाई देंगे, आप लोग यहीं पर रुकेंगे, नजर भी नहीं हटाएंगे। चलिए देखिए, 3 और 4 को मिलाकर के एक त्रिभुज प्राप्त होगा। याद रखेंगे दोस्तों, 3 और 4 को मिलाकर के एक त्रिभुज प्राप्त होगा, तो +1 कर देंगे। अभी अभी और मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं सीधा ऊपर से ये जो लंब आया है, ये जो ऊपर से सीधा लंब आया है, ये दोस्तों अगर यहां से आ जाए, कहां से? यहां से इस तरह से एक आकृति बना ले, तो आप कहेंगे सर एक ट्राइंगल ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस में एक और हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे सारे के सारे हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसको इसके अपोजिट देख लेते हैं। इसको सीधा एक कॉर्नर बिंदु से टच करते हुए नीचे कॉर्नर पर लाते हैं और मध्य में इसको इस तरह से फाड़ देते हैं, यानी कि अब की बार क्या कहेंगे सर? प्लस में एक और मिल चुका है। अब क्या करेंगे? अब क्या और कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे सर अभी तक हमने सबसे बड़ा वाला काउंट नहीं किया है। ये जो सबसे बड़ा वाला जिसमें हमारी सारी आकृतियां बनी हुई हैं, ये सबसे बड़ा वाला अभी तक काउंट नहीं हुआ है। तो आप कहेंगे सर एक और मिल जाएगा। ठीक है, एक और मिल गया। अब टोटल कर लेते हैं काउंट। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स दोस्तों आपके लिए खुला है, आप चाहो तो अपने कमेंट में उत्तर बता सकते हैं कि कितने त्रिभुज स्थित हैं। तो अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, यानी कि काउंट करते हैं। तो 10 मिल चुके थे, 10 के बाद प्लस में 6 मिले, 6 के बाद 2 और मिले, यानी कि 8, और 8 के बाद 2 और मिले 10, यानी कि 10 + 10 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और एक ऑप्शन दे रखा है 20 या उससे अधिक। क्या दे रखा है दोस्तों? 20 या उससे अधिक दे रखा है। कौन से? ऑप्शन नंबर 4 में। और दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसको एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गोपाल ने गोविंदा की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। गोपाल गोविंदा से कैसे संबंध है? ठीक है, कैसे संबंधित है ये बताना है। गोपाल गोविंद से कैसे संबंधित है ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा किया है। मान लीजिए गोपाल नाम का एक शख्स है, उसने इशारा किया है किसकी ओर? गोविंद की ओर। ठीक है, ये रहा हमारा, 1 मिनट, ये रहा हमारा कौन? ये रहा हमारा गोविंद, क्योंकि गोविंद की ओर इशारा किया गया है तो ये हो जाएगा GO। ठीक है, 1 मिनट, गोपाल गोविंद एक जैसे लग रहे हैं तो इसको यहां पर लिख देते हैं, किसको? गोविंद लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा गोविंद, ये गोविंद हो गया। अब कह रहा गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके पिता, किसके? गोविंद के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। चलिए कैसे हो जाएंगे इसको आप लोग अब समझिएगा। ये गोविंद है, गोविंद की ओर इशारा कहा है और गोविंद से कहा है कि इसके पिता, यानी कि गोविंद के जो पिता हैं, गोविंद के पिता कहीं यहीं कहीं पर होंगे। तो गोविंद एक लड़का है, इसके लिए प्लस, और पिताजी भी लड़का है, इसके लिए प्लस। इसके पिता यानी गोविंद के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता के इकलौते पुत्र कहां से बनेंगे? तो दोस्तों याद रखेंगे, एक यहां पर व्यक्ति आएगा और इसका इकलौता पुत्र बनना चाहिए। इसका इकलौता पुत्र बनेगा तो कौन बनेगा? आप कहेंगे यही बन जाएगा गोपाल। कौन बन जाएगा? ये बन जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे कौन बन जाएगा? गोपाल बन जाएगा। समझिए कैसे बनेगा। मान लीजिए अपने आप से इसको सेटिस्फाइड कीजिए, अपने आप से सेटिस्फाइड कीजिए। आप कह रहे हैं आपका जो एक बच्चा है, आपका बच्चा है, मान लीजिए आप अपने पिता के इकलौते बच्चे हैं और आप अपने बच्चे से कह रहे हैं कि आप गोपाल हैं, आप कह रहे हैं गोविंद तेरे पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। यानी कि मैं ही तो कह रहा हूं अपने बेटे से, मैं कह रहा हूं कि बेटा तेरे पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। तो गोपाल के पिताजी ये बनेंगे और गोपाल के पिताजी का इकलौता बेटा कौन होगा? गोपाल बन जाएगा और गोपाल का बेटा बनेगा दोस्तों गोविंद। अब कहा क्या है? गोपाल गोविंद से कैसे संबंधित है? तो से किसके साथ लगा है? आप कहेंगे गोविंद के साथ। तो गोविंद क्या कहेगा? गोविंद कहेगा ये रहा गोविंद, गोविंद कहेगा ऊपर वाले को पिताजी। क्या कहेगा? पिताजी। ठीक है, ऊपर वाला जो गोपाल होगा ये गोविंद का पिता बन जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक बार इसको रिवर्स करके फिर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक शानदार सा क्वेश्चन है कैलेंडर का। क्वेश्चन में कहा कि अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब वह 10 अगस्त 2020 को
कितने साल, कितने माह और कितने दिन का होगा। इसको याद रखेंगे, ये एक एमसीक्यू है, ठीक है, याद रखेंगे। आसान क्वेश्चन है, हालांकि आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिएगा आप लोग। चलिए, सबसे पहले क्या कहा है कि जो लड़का है अंकित, अंकित का जन्म हुआ है 4 सितंबर 1996, ठीक है। ये रहा 4 और ये रहा सितंबर, ठीक है। सितंबर कौन सा महीना होता है, तो आप कहेंगे सर सितंबर होता है हमारा, जुलाई होता है कौन सा 7वां, अगस्त 8वां, और अगस्त के बाद सितंबर कौन सा हो जाएगा, 9वां हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या 9वां हो जाएगा, देखिए चेक करिए एक बार। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ ठीक है, सितंबर हमारा 9वां महीना हो जाएगा। 4 तारीख 9वां महीना 1996 को जन्म होता है किसका, एक लड़का है जिसका नाम है अंकित। क्या नाम है दोस्तों, अंकित नाम का लड़का, इसका जन्म हो गया है। अब कह रहा है कि ये 10 अगस्त 2020 तक कितने दिनों का हुआ है। तो सीधा क्यों क्या करते हैं, याद रखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीधा लिखते हैं 10 अगस्त। 10 अगस्त का मतलब हुआ 8वां महीना, ठीक है, 8वां महीना और 2020, इसमें से घटा लेते हैं दोस्तों, सीधा घटा लेंगे। 4 तारीख 9वां महीना और उसके बाद 1996, ठीक है। इस तरह से हम इसको घटा लेंगे तो ये कितने दिनों का आएगा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर 4 बचेगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, कैसे बचेगा, चलिए एक बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो 2020 लिखेंगे, ये इस तरफ से लिखते हैं। 2020 है, महीना है अगस्त का, अगस्त का मतलब 08, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 अगस्त, ठीक है, डेट हो गई। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर 2029 क्यों हो गया यार, ये 2029 नहीं है, 2020 है, ठीक है, ये क्या है 2020 है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए 2020 है, इसके बाद यहाँ पर क्या है 1996 है, 1996 है, महीना कौन सा है, महीना है हमारा 9वां, महीना है 9वां, और तारीख कितनी है दोस्तों, याद रखेंगे 4 सितंबर, ठीक है, 4 सितंबर है, इसको याद रखेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, इसको घटाना है। देखिए यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 6 बचेगा। उसके बाद इसको मान लेते हैं हम, क्या इसको मान लेते हैं हम दोस्तों, क्या 8वां महीना है, ठीक है, 8वां महीना है, 9 महीना जाएंगे, तो 8वां महीना में 9 महीना जाएंगे तो कितने बचेंगे। देखिए 1 जनवरी है, अगली जनवरी 12 होती है। यदि हम दिसंबर की ही बात कर लें तो कितना, 1 दिसंबर की बात कर लें तो 11 महीना बचेंगे। क्या बचेंगे दोस्तों, 11 माह बचेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो लास्ट से ही उत्तर आ सकता था, केवल लास्ट से ही आ सकता था उत्तर, लेकिन हम चेक कर लेते हैं फिर भी, ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। इसका उत्तर आ सकता था क्योंकि 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 दिन केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। लेकिन 8वां महीना से 9वां महीना जाएगा तो 11 महीना बचेंगे, और उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 23, क्या बच जाएगा 23, 23 साल, उसके बाद 11 माह, ठीक है, 11 माह और 6 दिन हमारा सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक घड़ी में शाम के 4:40 बजे हैं, तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। एक घड़ी है जिसमें शाम को 4:40 बजे हुए हैं, और क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। क्या बताना है दोस्तों, याद रखेंगे दर्पण। दर्पण के लिए हमने पिछली क्लासेस में आपको ट्रिक बताई थी। दर्पण पूछे तो 11:60, क्या पूछना है, 11:60 में से दिया हुआ समय घटा देंगे तो सही हमारा समय आ जाएगा। इसके बाद यदि पूछ ले जल प्रतिबिंब, क्या पूछ ले जल, तो जल में आपको बताना है सर 17:90 में से घटाएंगे, सर 18:30 में से घटाएंगे, या फिर 6:30 में से घटाएंगे। ये एक ही टाइम होता है, ठीक है। या फिर दोस्तों हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि 12 में से घटा दें, ठीक है, ये सारी की सारी एक ही टाइम होते हैं। तो दर्पण दे रखा है, दिया हुआ समय कितना है, 4:40 है। क्या घटा देंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 20, और 11 में से 4 जाएगा तो 7:20 कौन से ऑप्शन में है, सर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मौली बिंदु ए से बिंदु बी तक की यात्रा तय की, जो कि 5 फीट है। फिर उसने दाहिने तरफ 6 फीट की यात्रा की और बाएं मुड़ गया, 4 फीट चला गया, अंत में वह फिर 6 फीट बाएं उड़ गया। वह बिंदु बी से कितनी दूर है, बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बी होना चाहिए, ठीक है। बिंदु बी से कितना दूर है, इसको आप लोग देखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सीधा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मौली नाम का शख्स है, वो बिंदु ए से, बिंदु ए मान लीजिए यहाँ पर है, और बिंदु ए से उसने इस दिशा में यात्रा तय की है, ठीक है। मान लीजिए कोई दिशा नहीं दे रखी, लेकिन हम दिशा मान लेते हैं ये वाली। और यहाँ पर अब हमें बताना है दोस्तों, यहाँ पर ये कौन सा है, बिंदु बी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 फीट है, ठीक है। कितनी है, 5f लिख देते हैं, ठीक है। अब बिंदु बी से वह दाहिने तरफ मुड़ा है। मान लीजिए दाहिने तरफ कैसे मुड़ेगा दोस्तों, उसका मुख मैं रख देता हूं पूर्व दिशा में, तो दाहिना मुड़ेगा, वो नीचे चला जाएगा, कहां पर, नीचे चला जाएगा। और यात्रा तय की है उसने 6 फीट, याद रखेंगे ये यात्रा हो जाएगी 6 फीट।
उसके बाद कह रहा है वो बाएं मुड़ा है। अब देखिए मेरा मुख दक्षिण दिशा में है और मैं जब बाएं मुड़ूंगा तो मैं पूर्व में चला जाऊंगा। कहां पर? पूर्व में। और यात्रा ये जो होगी ये हमारी 4 फीट होगी। कह रहा है और 4 फीट गया। कह रहा अंत में वह फिर 6 फीट बाएं और गया है। 6 फीट बाएं और गया है। तो दोस्तों ये वाली दिशा, अब पूर्व में मेरा मुख है और मैं बाएं जाऊंगा तो उत्तर की ओर चला जाऊंगा। कहां पर? उत्तर की ओर। याद रखेंगे मैं उत्तर की ओर चला जाऊंगा और ये यात्रा कौन सी है? 6 फीट है। यहां पर लिखा भी है 6 फीट बाईं ओर गया। ठीक है, ये हो गई। अब दोस्तों हमें डिस्टेंस बतानी है बिंदु बी से। यहां पर लिख लेंगे बिंदु बी से डिस्टेंस बतानी है। कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी? तो दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो बिंदु बी तो ये रहा और दिशा यहां तक की बतानी, सॉरी ये डिस्टेंस बतानी है। तो ये कितनी होगी? 6 यहां पर, 6 यहां पर, और ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये 4 फीट हो जाएगी। 4 फीट कैसे बनेगी? याद रखेंगे ये एक आयत बन जाएगा। 6 6 सामने की सामने बुझाए आपस में बराबर हो जाएगी, आयत बन जाएगा। तो बी से जब अंत में वो पहुंचा है, वो दूरी बी से जो ये दूरी है, ये कौन सी दूरी है? ये 4 फीट की दूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है। यही इसका सही उत्तर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के समान है? तो दोस्तों ये 4 उत्तर आकृतियां दे रखी हैं, इनमें बताना है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के समान है। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है? ई लिखा है, एल लिखा है और वी, यानी कि सीधा का सीधा ई एल वी लिखा है। तो ऐसा किसी में लिखा मिल जाए तो वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है? तो दोस्तों यहां पर अगर देखें इस दिशा में, तो यहां पर क्या है? ये इस तरह से लिखा है ई एल और वी, यानी कि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दिशा ई की उल्टी दिशा हो गई। तो ये वाला हमारा गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं इसी दिशा में। तो ये क्या है दोस्तों? इस तरह से ई है, एल है और वी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता है। इसके बाद इसको चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे तो ई है। ठीक है, ये कौन सा है? याद रखेंगे ये हमारा ई हो जाएगा। इसको सीधा करके लिख रहे हैं हम। उसके बाद ये वी है और उसके बाद एल की तरफ मुख खुला है। किसकी तरफ? एल की तरफ, यानी कि ऐसा मुख खुला है। ये देखिए यहाँ पर मुख कैसा खुला है? एल के नीचे की ओर खुला है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि वी हमारा उल्टा बन रहा है। तो ये वाला भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में ई बनाएंगे तो एल ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है दोस्तों? याद रखेंगे जो एल है ये ऊपर की ओर आ रहा है, लेकिन एल तो सीधा बनना चाहिए, तो ये भी गलत है। यानी कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये एक एमसीक्यू है, इसको याद रखेंगे। ये दोस्तों एक एमसीक्यू है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके लिए आप चाहो तो 3-4 स्टार बना लीजिए। ठीक है, इसकी 2 आकृतियां बनती हैं और दोनों की दोनों हम डिस्कस करेंगे। कौन सी बनती हैं? तो सबसे पहले हम बनाएंगे दोस्तों चिड़ियाघर, पशु और पक्षी। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, इसमें हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रख देते हैं हम किसको? चिड़ियाघर को। किसको रख देते हैं दोस्तों? याद रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा चिड़ियाघर। क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा चिड़ियाघर, इस तरह से बनेगा। ये हमारा चिड़ियाघर हो गया। इसके बाद कलर को चेंज कर लेते हैं। तो चिड़ियाघर में कुछ क्या हो जाएंगे दोस्तों? हमारे पक्षी हो जाएंगे। मान लीजिए चिड़ियाघर जो होता है उसमें पशु पक्षी और भी बहुत सारे सरीसृप पाए जाते हैं, मछलियां वगैरह। तो इतने इतने से हिस्से में जो पाए जाएंगे वो क्या पाए जाएंगे दोस्तों? पक्षी पाए जाएंगे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद एक आकृति ये बनेगी। ये किसकी बनेगी? ये पशुओं की बनेगी, यानी कि बहुत सारे जानवर जैसे शेर, चीता, भालू, इसके बाद बंदर, ये सारे के सारे जानवर होते हैं। तो चिड़ियाघर में इतना सा पार्ट किसका हो जाएगा? जानवरों का हो जाएगा। बाद बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है ये दोस्तों सरीसृप है। इसके अतिरिक्त मछलियां हैं, जो विभिन्न प्रकार की अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसका आकृति के अनुसार तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन इसका एक और डायग्राम बनता है। वो डायग्राम ये बनता है दोस्तों, याद रखना है। उस डायग्राम को भी आपको याद रखना है। वो इस तरह से कुछ बनेगा। एक ऐसा सर्कल बनेगा जो कि सबसे बड़ा सर्कल दर्शाएगा चिड़ियाघर को। किसको? चिड़ियाघर को। ठीक है, और चिड़ियाघर का ऐसा ही सर्कल एक यहां पर बन जाएगा। देखिए यहां पर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा। और इतना इतना सा चिड़ियाघर का जो पार्ट है ये वाला, ये हम दिखा रहे हैं आपको, इसको देखिए। इतना इतना सा जो पार्ट है ये पक्षी को डिनोट करेगा। किसको? पक्षी को। यानी कि चिड़ियाघर के अंतर्गत कुछ हिस्से में पक्षी आ जाएंगे, इसके अतिरिक्त कुछ हिस्से में क्या आ जाएंगे? पशु आ जाएंगे। तो ऐसा भी हमारा बन सकता है। इसको याद रखेंगे। ये 2 डायग्राम बनते हैं। यदि ऑप्शन में आप रट के जाएंगे, या तो ये रट के चले जाएंगे या तो ये रट के चले जाएंगे, और ऑप्शन में यदि ये ना दिया तो आप लोग इसको नहीं लगाएंगे। जो लोग इसको रटेंगे वो इसको गलत कराएंगे, और जो लोग इसको रटेंगे वो इसको गलत कराएंगे। लेकिन आपको याद रखना है ये दोनों के दोनों इसके क्या बनेंगे दोस्तों? सही उत्तर बनेंगे। अब जैसा भी ऑप्शन आपको वहां पर दिया जाए, लेकिन यहां पर हमें ऑप्शन दे रखा था इसके अनुसार, तो इसको सही मान लिया। यदि ये दे रखा होता और तो इसको सही मान लेते। अब सर दोनों आ जाएं तो क्या होगा? तो इस स्थिति में आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन।
आशा करते हैं आज के जो टॉप 15 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। यदि दोस्तों पसंद आए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा चार्ज नहीं है। राइट कॉर्नर पर एक ब्लैक या रेड कलर की बटन मिल जाएगी, उसको आप प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले दिनों में जो हमारी निरंतर वीडियो यहाँ पर निरंतर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। और प्रतिदिन सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलें आपके अपने परिवार लर्न विद डीएस सर पर। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और प्यारा से एक कमेंट करके बताइए कि क्लास अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अपना ख्याल रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।